किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, सोयाबीन की बुवाई का समय लगभग नज़दीक आ चुका है। 15 जून के बाद जब भी मानसून आ जाते हैं, हम सोयाबीन की बुवाई करना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि 20 से 25 जुलाई तक चलती है। अब भैया बुवाई तो कर दी, लेकिन उत्पादन कैसे ले? क्योंकि काफ़ी बार हमारे किसान भाइयों से सुनने को मिला है कि भैया 1 एकड़ में 3 से 4 कुंटल ही उत्पादन होता है। देखिए, हमारे इंडिया में 2 टाइप के किसान होते हैं। एक किसान 1 एकड़ में लगभग 8 से 10 कुंटल या इससे ज़्यादा उत्पादन ले रहा है। तो भैया, जो किसान भाई 8 से 10 कुंटल उत्पादन ले रहा है, वो अपने खेत में ऐसा क्या डाल रहा है, या फिर ऐसा कौन सा जादू कर रहा है जिससे उसको इतना तगड़ा उत्पादन मिल रहा है? और जो किसान भाई 1 एकड़ में 3-4 कुंटल या ज़्यादा से ज़्यादा 5 कुंटल ही उत्पादन ले रहा है, तो वो कहाँ पे गलती कर रहा है? देखिए, स्टार्टिंग से आपको समझना पड़ेगा। हम अक्सर सोयाबीन की फसल में 2 से 3 गलतियां करते ही करते हैं। पहली गलती खेत की तैयारी में करते हैं, दूसरी गलती खाद और उर्वरक में करते हैं, तीसरी गलती वैरायटी में करते हैं। देखिए, इन तीनों का फंडा आपको समझना पड़ेगा। खेत की तैयारी आपने सही कर ली, खाद और उर्वरक का आप सही शेड्यूल नहीं रख रहे हो, सही मात्रा नहीं रख रहे हो, तो आपको उत्पादन नहीं मिलेगा। ये दोनों चीज़ सही कर रहे हो सकता है आप पुरानी वैरायटी यूज़ कर रहे हो, तो उससे भी आपको उत्पादन नहीं मिलेगा। इन तीनों चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं, और 101% गारंटी है दोस्तों, आपको इस वीडियो में ए टू जेड जानकारी मिलेगी, मतलब बुवाई से लेके कटाई तक। और ये भी गारंटी है कि आपको जो उत्पादन चाहिए सोयाबीन की फसल से, जिस उत्पादन की आप उम्मीद कर रहे हो, वही उत्पादन मिलेगा। बस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, ताकि आपको एक एक जानकारी समझ आ सके और सही से आप फॉलो कर सको, है ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग से समझते हैं कि आपको खेत की तैयारी कैसे करना है, बुवाई कैसे करना है, खाद और उर्वरक का क्या फंडा अपनाना है, कितनी मात्रा में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे, लेकिन बारी बारी से। बस वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन इस वीडियो के रिजल्ट आपको बहुत गजब के मिलने वाले हैं, ये यकीन रखिए। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं खेत की तैयारी की। अभी खेत खाली है, अभी आप अपने खेत में जो करना है कर सकते हो, ये फ्री टाइम है। मतलब काफ़ी किसान भाई हो सकता है मूंग की फसल लगाते हो, लेकिन जो किसान भाई मूंग की फसल नहीं लगाते, सिर्फ उनको सोयाबीन ही लगाना है, तो आप एक काम करिए, अभी अपने खेत में गहरी जुताई कर दीजिए। गहरी जुताई करने के बाद मिट्टी को बारीक आपको करना है। देखिए, मिट्टी को बारीक करने का मैं क्यों बोलता हूँ, ताकि जो हम सोयाबीन की बुवाई कर रहे हैं, उसका अंकुरण सही से हो सके। मतलब 1 एकड़ में 25 से 30 केजी बीज दर रखी जाती है सोयाबीन की। अब कुछ डिपेंड करता है वेराइटी पे, तो 25 से 30 केजी हम बीज दर रख रहे हैं, वो सही से अंकुरित हो सके, उसके लिए मिट्टी का बारीक होना बहुत ज़रूरी है। अब मिट्टी को बारीक करने के लिए आप रोटावेटर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये रोटावेटर भी आपको सूखी मिट्टी में ही चलाना है। देखिए, रोटावेटर है भी अच्छा और है भी बेकार। अब यदि आप गीले खेत में रोटावेटर चलाते हो, तो वहाँ पे होता क्या है, जो रोटावेटर की जो ब्लेड है, वो एक लेयर बना देती है खेत में। अगर वो लेयर बन जाती है तो नीचे पानी नहीं जाता। अगर नीचे पानी नहीं जाएगा तो पौधे का सही से विकास नहीं होगा, और सही से विकास नहीं होगा तो वहाँ पे उत्पादन गिर जाएगा। इसलिए इस बात का विशेषकर ध्यान रखें, जब भी आप रोटावेटर चलाओ, सूखी मिट्टी में ही रोटावेटर चलाएं, गीली मिट्टी में रोटावेटर ना चलाएं, है ना। ये होगी खेत की तैयारी। अब दूसरी चीज़, देखिए, बीज दर 25 से 30 केजी, ये मतलब नॉर्मल बीज दर है। एकड़ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपके यहाँ पे बीघा कितना बड़ा है, तो एकड़ का एक ये फंडा होता है कि देखो, हेक्टर की यदि बात की जाए, एक हेक्टर में 2.47 यानी 2.5 एकड़ लगभग होता है। अब उस हिसाब से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आपके यहाँ पे क्या है वो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके अलावा बुवाई से पहले आपको बीज उपचार जरूर करना है। अब काफ़ी किसान भाई यहाँ पे भी गलती करते हैं, बीज उपचार नहीं करते, बोले क्या होता है उससे, कुछ भी नहीं होता। देखिए, अभी आप अपनी फसल में लगभग 2 से 2,500 रुपये खर्च करोगे, लेकिन ये 2 से 2,500 अभी यदि आप खर्च नहीं करते हो, तो हो सकता है ये 2 से 2,500 की जगह पे आपको 5 से 6 हज़ार खर्च करना पड़े। अब बीज उपचार के लिए बार्डन है, इसके अलावा यूपीएल कंपनी का इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें सब है, फंगीसाइड भी है, इंसेक्टिसाइड भी है। यदि अदर कंपनी के आप लेते हो, तो उसमें आपको फंगीसाइड अलग से लेना पड़ेगा,
इंसेक्टिसाइड आपको अलग से लेना पड़ेगा। इसके अलावा राइजोबियम कल्चर ज़रूर मिला लें, है ना। ये दोनों चीज़ हो गई। अब आती है बात खाद और उर्वरक की। खाद और उर्वरक का ऐसा है दोस्तों, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। अब दलहन वर्गीय फसलों में नाइट्रोजन बहुत कम दी जाती है। अब काफ़ी किसान भाइयों के माइंड में ये भी चल रहा होगा कि भाई ये सोयाबीन दलहन वर्गीय में नहीं आती है। देखिए, सोयाबीन दलहन और तिलहन दोनों में आती है। इसकी दाल भी बनाई जाती है और इससे तेल भी निकाला जाता है। दाल इसकी खाई नहीं जाती, क्यों? क्योंकि इसमें गंध होती है जो कि हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है, इसलिए इसकी दाल नहीं बनाई जाती, सिर्फ इसका तेल निकाला जाता है। लेकिन ये दोनों वर्ग में आती है, दलहन और तिलहन में। अब दलहन वर्ग में आती है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन बहुत कम ज़रूरत लगती है। और ये चीज़ आप प्रैक्टिकली देख सकते हो, जब आपकी फसल 20 से 22 दिन की हो जाए या इससे ज़्यादा दिन की हो जाए, तब आप कोई सा भी एक पौधा उखाड़ कर देखना, उसमें आपको छोटी छोटी गांठें दिखाई देगी। अब ये गांठें क्या करती है, स्वयं नाइट्रिफिकेशन कर लेती है। मतलब ये गांठें जब भी निकल जाए आपकी फसल में, उसके बाद आपको नाइट्रोजन बिल्कुल देना ही नहीं है। यदि ज़्यादा नाइट्रोजन आप देते हो तो उस कंडीशन में ये होगा कि आपकी सोयाबीन की पैदावार तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन जो पौधा है वो कमज़ोर रहेगा। और पौधा कमज़ोर होने के कारण अगर बाई चांस कभी भी हवा चल जाती है तो वहाँ पे फसल आड़े होने की संभावना बढ़ जाती है। और यदि फसल आड़ी हो जाए तो उसमें जीरो साइज का दाना बनेगा। अब जीरो साइज का दाना बनेगा तो उत्पादन हमारा गिर जाएगा। इसलिए नाइट्रोजन की जो मात्रा आपको रखनी है, लगभग 30 से 40 केजी पर हेक्टर के हिसाब से आपको रखना है। अब फास्फोरस की यदि बात की जाए तो स्टार्टिंग में लगभग 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस दिया जाता है। और पोटास की यदि बात की जाए तो लगभग 40 से 60 किलोग्राम पोटास दिया जाता है। देखिए, फास्फोरस और पोटास ये दोनों आप बुवाई के समय दे सकते हो। इसके अलावा सल्फर, ये भी आपको बुवाई के समय देना है। सल्फर रिकमेंड किया जाता है कि भैया 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से आपको सल्फर देना है, लेकिन ये सब बुवाई के समय ही देना है। नाइट्रोजन का आप जब भी आपकी फसल 15 से 20 दिन की हो जाए उस समय आप छिड़काव कर सकते हो। मतलब इसके बाद जब 15 से 20 दिन की हो गई, इसके बाद उसमें गांठें बनने लगेगी, उसके बाद नाइट्रोजन का काम खत्म हो जाता है। फिर बात आती है फास्फोरस, पोटास, तो वो आपको स्टेज के हिसाब से देना है। मतलब फास्फोरस की स्टेज अलग होती है, पोटास की स्टेज अलग होती है। ये सारे फंडे आपको क्लियर होना चाहिए। फास्फोरस का क्या काम रहता है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। फास्फोरस पौधे को मजबूती देता है दोस्तों। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण में भी बहुत बड़ा योगदान है फास्फोरस का। और जितना अच्छा प्रकाश संश्लेषण होगा, जितना अच्छा पौधा भोजन बनाएगा, उतना ही आपका उत्पादन बढ़ेगा, ये भी आप समझ लेना। और पोटास, पोटास क्या करता है, बीज की क्वालिटी बढ़ाता है, दाने की गुणवत्ता बढ़ाता है, उसके लिए पोटास दिया जाता है। अब इनका अलग अलग फंडा है, ये आपको स्टेज के हिसाब से देना है। अब ये स्टेज के हिसाब से कैसे देना है, जैसे 0, 52, 34 है, उसका छिड़काव अलग स्टेज पे करना है। इसके अलावा 0, 0, 50 है, उसका छिड़काव अलग स्टेज पे करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। अब दूसरी चीज़ देखिए, ये तो हो गई हमारी खाद और उर्वरक वाली बात। अब एक और चीज़ हमारे किसान भाई बहुत बड़ी गलती करते हैं, जैसे मानसून आते हैं उसके तुरंत बाद बुवाई कर देते हैं। देखिए, आपको जब पहली बरसात होगी उस समय आपको बुवाई नहीं करना है, क्योंकि जो ज़मीन की गर्मी है उसका निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर उस समय आप बुवाई करते हो तो वहाँ पे अंकुरण का जो परसेंट है वो लगभग 50 से 60% होगा। अब जब दूसरी बार बारिश होगी, मतलब एक बार बारिश हो गई बुवाई लायक, उस टाइम आपको बुवाई नहीं करना है। जब जब दूसरी बार बुवाई करने लायक पानी गिर जाए उस समय आपको बुवाई करना है। वहाँ पे यदि आप बुवाई करते हो सोयाबीन की तो अंकुरण परसेंट वहाँ पे लगभग 80 से 90% हो जाता है। देखिए, 100% अंकुरण कभी भी नहीं होता, कोई सी फसल का भी नहीं होता। अब एक और चीज़, वेराइटी। देखिए, वेराइटी का सबसे बड़ा रोल होता है। वेराइटी का क्या रोल है, पहली बात, जिस वेराइटी का आप सिलेक्शन कर रहे हो उसमें आपको कुछ पॉइंट देखना है। जैसे वेराइटी ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। लेट वेराइटी यदि आप लगाते हो तो वहाँ पे होता क्या है, हो सकता है बाद में बारिश ना हो, आपकी फसल नहीं पक पाए।
तो उस कंडीशन में भी हमको जो उत्पादन चाहिए वो उत्पादन हमको नहीं मिलेगा। अब वैरायटी आपको मध्यम अवधि की वैरायटी का चुनाव करना है। मध्यम अवधि मतलब 90 दिन की, 100 दिन की, या ज़्यादा से ज़्यादा 105, 110, इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है। देखिए मध्यम अवधि की बहुत वैरायटी है। एनआरसी की है 150 है, जेएस की है 2172 है, इसके अलावा जेएस में 2218 है, जेएस में 2303 बहुत अर्ली वैरायटी है, 2309 ये भी बहुत अर्ली वैरायटी है। एनआरसी है। आरबीएस मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आरबीएस ने हमारे किसान भाइयों को पिछली बार बहुत बड़ा नुकसान दिया है। 1135 इस वैरायटी के बारे में मैंने पिछली बार भी बताया था कि भैया आप इन वैरायटी पे विश्वास इतना ज़्यादा ना करें, क्योंकि ये वैरायटी जब जाती है ना, एक साथ जाती है। लगभग 2 से 3 साल आरबीएस की वैरायटी चलती है, इससे ज़्यादा इनसे उत्पादन नहीं लिया जा सकता। यदि कोई वैरायटी हमारे एमपी में चली है तो वो सिर्फ और सिर्फ जेएस की चली है। जेएस का आप यदि पिछला रिकॉर्ड देखोगे, जैसे जेएस 9560 है, जेएस 335 है, जेएस की बहुत सारी ऐसी वैरायटी है जिन्होंने बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छा उत्पादन दिया है और अभी भी दे रही है। अभी 2020 की यदि बात की जाए तो जेएस 2098, 2069, 21 की यदि बात की जाए तो जेएस 2172 है, इसके अलावा 2117 है, 22 की बात की जाए तो 22 में 2218 है, 23 की बात की जाए तो 2309 है और 2303 है, 24 में 2433 वैरायटी निकाली गई है, ये भी बहुत बढ़िया वैरायटी है। 25 की सीरीज़ में 2 वैरायटी निकाली गई है, वो भी बहुत बढ़िया निकाली गई है। हर साल वैरायटी निकाली जाती है और बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी निकाली जाती है जेएस में। और जेएस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये रोग प्रतिरोधक वैरायटी है। मतलब इनमें जो रोग बताए गए हैं कि भैया ये रोग नहीं लगेंगे, तो वो वास्तव में नहीं लगेंगे। अब कुछ कंडीशन ये हो जाती है कि कभी कभार क्या होता है कि हमारे यदि पड़ोस वाले खेत में कोई रोग आ गया, मतलब पीला मोज़ेक ही आ गया, तो पीला मोज़ेक का क्या रहता है, वायरस जनित रोग है। ये हो सकता है आपके पड़ोस से आपके खेत में भी आ सकता है, क्योंकि वो इसका जो वायरस ले जाने का काम कौन करता है, मक्खी। और मक्खी हो सकता है उस खेत से आपके खेत में बैठ जाए, तो वहाँ पे रोग आ सकता है। पीला मोज़ेक बिल्कुल डेफिनेटली आ सकता है। अदरवाइज दोस्तों जो रोग प्रतिरोधक वैरायटी है उनका ही चुनाव करें, अन्य वैरायटी का चुनाव ना करें। रोग प्रतिरोधक में एक और फायदा यह है कि वहाँ पे दवाइयों का खर्च कम हो जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा यदि खर्च देखा जाए सोयाबीन की फसल में तो वो दवाइयों पे ही होता है। इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, हर्बिसाइड, ये सारी दवाइयाँ आपको छिड़काव करना पड़ेगी। लेकिन ये एक ही डोज में यदि हमारी फसल पूरी कवर हो रही है तो वहाँ पे खर्च हमारा कम होगा। हम मतलब मुनाफे की ओर बढ़ रहे हैं। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। आपको दिमाग से खेती करना है, अपनी खेती के खुद ही डॉक्टर बनिए। और ये मेरा वादा है, आप इस चैनल पे बने हो तो मैं आपको डॉक्टर बना के ही रहूँगा, ये मेरा वादा है। और हमारा एक ही टारगेट रहता है। देखिए दोस्तों, मैं खुद ही एक किसान हूँ और कितना खर्च होता है, कितनी मेहनत होती है, सारी चीज़ें मेरे को बहुत अच्छे से पता है। इसलिए हम हर संभव यही प्रयास करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को कम लागत में ज़्यादा मुनाफा हो। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी। और ऐसे ही सोयाबीन से रिलेटेड जानकारी से जुड़े रहना चाहते हैं और आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और तुरंत आपके पास जानकारी पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी की।